हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज अगस्त 9 है। आज अगस्त क्रांति का दिन है और आज के ही दिन फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को और इस देश के लोगों से आह्वान किया था, डू और डाई, करो या मरो। गांधी जी ने आह्वान किया था कि ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए अब समय आ गया है, करो या मरो। और गांधी जी की ये जो बात है ये मुझे आज याद आ रही है। कांग्रेस के लिए भी आज करो या मरो जैसी स्थिति है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस वो पार्टी जिसने 1947 से भारत पे एक छत्र, आप कह लीजिए कि 1977 तक राज किया और फिर उसके बाद में इंटरमिटेंटली यानी छोटे छोटे अफसरों पे बीच में गैप के साथ फिर वो शासन करती आई। 2014 से कांग्रेस पूरी तरीके से विलुप्त है केंद्र की राजनीति से, सत्ता से कह लेना चाहिए, राजनीति से तो नहीं। 2014 में 44 सीट, फिर उसके बाद में 2019 में शायद 52 सीट और अब 2024 में 100 सीट। तो कांग्रेस ऐसे हाशिए पे कैसे पहुंची ये समझना जरूरी है, क्योंकि आप यदि एक बार ये समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या विपक्षी पार्टियों ने चाल चली और कांग्रेस के लिए आगे कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्या सोच रखना चाहिए। वो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो नहीं बोल सकता हूं, पर यहीं से वो बातें आपको समझ में आएगी। दोस्तों, मैं उदाहरण के तौर पे जो है आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कुछ राज्यों का। जैसे तमिलनाडु हो गया, 1967 के बाद से कांग्रेस की राज्य में, तमिलनाडु के राज्य में सरकार नहीं बनी। 1977 से वेस्ट बंगाल में कांग्रेस की राज्य सरकार नहीं बनी। 1989 से बिहार में कांग्रेस की राज्य सरकार नहीं बनी। 1989 से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राज्य सरकार नहीं बनी। 1999 से उड़ीसा में कांग्रेस की राज्य सरकार नहीं बनी। दोस्तों, ये क्या बताता है? 67 से लेके आज 2026 हो गया है। इतने लंबे समय तक, 60 साल तक कांग्रेस अपने दम पे तमिलनाडु में नहीं आ पाई है। और वही बात वेस्ट बंगाल में हो जाती है कि 1977 के बाद से कांग्रेस अपने दम पे वेस्ट बंगाल में नहीं आ पाई है। 1989 से आप समझ लीजिए लगभग 37 ईयर्स हो गए कांग्रेस अपने दम पे बिहार और उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाई है। ये चीज ये बताता है कि कांग्रेस यदि एक बार किसी राज्य से उसकी सरकार उखड़ती है तो उसकी वापसी करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप नौजवान हो तो आप भले इन राज्यों के साथ कनेक्ट ना कर पाओ, पर आप दिल्ली के साथ कनेक्ट करोगे। 2013 में शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली में गई, लगातार 3 बार वो सरकार चुन के आई थी। 2013 में गई और आप देखिए कांग्रेस का आज एक भी दिल्ली विधानसभा में सदस्य नहीं है। आंध्र प्रदेश में देखिए ऐसे किरण रेड्डी जी आखिरी मुख्यमंत्री थे, गए और उसके बाद में कांग्रेस का नामो निशान जो है वो आंध्र में हमको दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों है? एक बार जब कांग्रेस की सत्ता राज्य से हटती है तो उसके बाद में उसको स्थापित करने में इतनी दिक्कत क्यों जाती है? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। ये कांग्रेस के चिंतकों को, विचारकों को, स्ट्रैटेजिस्ट लोगों को सोचने की जरूरत है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं ताकि चीजें और परत दर परत आपको समझ में आए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेता हूं, भारत का सबसे बड़ा सूबा है। उत्तर प्रदेश में देखिए एक टाइम में जो राजीव गांधी के सबसे क्लोज माने जाने वाले लोग थे, जो सेंटर में राजीव गांधी, मैं राजीव गांधी जी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज तक राजीव गांधी की सरकार को जितने मत मिले थे, लोकसभा में जितने सदस्य थे, आज तक रिकॉर्ड है किसी भी सरकार को नहीं मिला। राजीव गांधी के इर्द गिर्द जितने भी लोग थे अधिकतर उत्तर प्रदेश से आने वाले कदावर लीडर थे या राजीव गांधी के मित्र थे। वीपी सिंह हो गया, रक्षा मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे राजीव गांधी की गवर्नमेंट में। वैसे आप अरुण नेहरू देखिए, उनके खुद के रिश्तेदार थे, राजीव गांधी के बहुत ही क्लोज थे। अरुण सिंह अभिन्न मित्र, दून स्कूल से उनके साथ पढ़ के आए थे। आरिफ मोहम्मद खान, अहमद अकबर डंपी, सलीम शेरवानी, ये सब लोग स्टालवर्ट और कांग्रेस के बहुत क्लोज, राजीव गांधी के क्लोज थे। आज जब माइनॉरिटी को सताया जा रहा है तब कहां है अकबर अहमद डंपी? कहां गायब है अकबर अहमद डंपी? कहां है सलीम शेरवानी? कहां है आपके आरिफ मोहम्मद खान? आरिफ मोहम्मद खान भाजपा में चले गए। अकबर अहमद डंपी जो है
उन्होंने 1982 में बनाई थी संजय विचार मंच मेनका गांधी के साथ में। आज मेनका गांधी जो है वो भाजपा में चली गई, अकबर अहमद डंपी बसपा में चले गए और अब विलुप्त हो गए। कहाँ है किसी को नहीं पता। ऐसी आरिफ मोहम्मद खान, मैंने आपको बताया स्टालवर्ट थे, आज भाजपा की गोद में बैठे हुए गवर्नर हैं। और वैसे ही जो है आपके सलीम शेरवानी जी, इनको भी बहुत कांग्रेस ने बढ़ावा दिया था, वो समाजवादी पार्टी में चले गए। और समाजवादी पार्टी ने क्या किया, धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाने के लिए सलीम शेरवानी को ही बदायूं से चलता कर दिया। कहने का अर्थ यह है दोस्तों, ये वो पॉलिटिशियंस थे जिनको कांग्रेस ने बहुत तवज्जो दी। इंदिरा गांधी तो अकबर अहमद डंपी को अपना तीसरा बेटा कहती थी, बहुत क्लोज थे। अकबर अहमद डंपी मेनका गांधी के साथ गए, मेनका गांधी भाजपा के साथ चली गई। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, बताने का कारण दोस्तों ये है कि यहां पे आता है आरएसएस की लॉन्ग टर्म सोच। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ये बहुत दूर की सोचता है। वीपी सिंह के दिमाग में ये विचार डालने वाले कि आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हो और आपको ही अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये कहां से आया? जिस आदमी ने देश का रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री रहने का गौरव प्राप्त किया, जो व्यक्ति जो है बहुत ही क्लोज रहा राजीव गांधी के, सत्ता के इतने करीब रहे, वो बफॉस का मामला जो बाद में पता चला कि कुछ था ही नहीं उसमें, उस मामले को लेके क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ उसी मामले को लेके वो अलग हुए? इनके दिमाग में किसने बीजारोपण किया? मेनका गांधी के दिमाग में किसने बीजारोपण किया कि आप ही असली सत्ता की हकदार हैं? मेनका गांधी क्यों आके आज भारतीय जनता पार्टी में बैठी है? कहां से इसका जेनेसिस है? थोड़ा सोचिए आप लोग। सलीम शेरवानी समाजवादी पार्टी में चले गए, समाजवादी पार्टी से भी हकाल पट्टी होगी उनकी, कांग्रेस में अच्छा उनको मिला था प्लीज। अरुण नेहरू अल्लाह को प्यारे हो गए, वीपी सिंह अल्लाह को प्यारे हो गए, भगवान के जो है दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। इन सभी लोगों ने कांग्रेस को कमजोर करने का कार्य किया। और उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा सूबा है, यहां पे कांग्रेस को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, मैयत ही निकाल दिया, आप ऐसा समझिए। 1989 के बाद से राज्य सरकारी कांग्रेस की नहीं बन पाई। एनडी तिवारी लास्ट मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में वहां सरकार नहीं बनी। सेम बिहार में देख लीजिए आप, भगवती झा लास्ट 1989 में सीएम बने थे और उसके बाद में बिहार में धीरे धीरे कांग्रेस विलुप्त हो गई। अल्पसंख्यकों की राजनीति जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में आ गई और अच्छे लीडर, बड़े लीडर जो लोगों को जोड़ सकते थे, सब एक एक करके या तो राष्ट्रीय जनता दल में चले गए या आप कह लीजिए कि नीतीश कुमार जी के साथ में बाद में जनता दल यूनाइटेड में आ गए, भाजपा में चले गए। खुद सीएम का बेटा जो है वो कीर्ति आजाद जो है वो खुद भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। तो कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस ने बड़े बड़े लीडर्स बनाए, पर ये सारे लीडर जैसी इनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हुई नजर नहीं आई, ये सब इन लोगों ने कांग्रेस से किनारा कर दिया और अभी भी कांग्रेस वही चीज जो है देख रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी कितनी स्ट्रांग है आपकी, इसके ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करता है दोस्तों। यही आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जितने स्टालवर्ट लीडर्स अलग हुए, चाहे उमा भारती हो, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे आपके कर्नाटका वाले येदियुरप्पा हो, ठीक है, प्रहलाद पटेल हो, जितने बड़े बड़े लीडर्स अलग हुए भारतीय जनता पार्टी से, भैरव सिंह शेखावत, बहुत सारे लीडर्स, लिस्ट लंबी, ये सारे लीडर्स जो है बाद में चुपचाप मुंह पे उंगली रख के वापिस से भाजपा में आए। कारण क्या? भाजपा के लीडर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को फॉलो करते हैं, जो जानते हैं कि अनुशासन में कैसे रहना है और मुंह पे उंगली रख के चुपचाप फॉलो करते हैं, और ज्यादा आए दाएं बाएं किया पार्टी से बाहर जाते हैं तो फिर मुंडी नीचे लटका के वापस से पार्टी में हाथ जोड़ के जो है वापस से एंट्री करते हैं। तो मेन चीज जो है वो है आइडियोलॉजी की शक्ति, विचारधारा की शक्ति। और वो विचारधारा की जो शक्ति है, आप कांग्रेस के अंदर में देखिए, लीडर्स ममता बनर्जी से लेके तो विद्याचरण शुक्ल तक, आपको ऐसे सैकड़ों नाम मिल जाएंगे। ये प्रोग्राम आधे घंटे का हो जाएगा यदि मैं इनके नाम लेता चला जाऊं तो। ये लीडर्स को कांग्रेस ने बहुत उठाया और बाद में इन्होंने ही कांग्रेस को अंगूठा दिखाया। क्यों हो रहा है दोस्तों?
कारण यह है कि कांग्रेस जो आइडियोलॉजी पे चलती है वो किसी कारणवश उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों को दरकिनार करके कुछ अलग टाइप के लोगों को आगे बढ़ाती है। अब ये अलग टाइप के लोगों की अपनी विशेषता है। कुछ फंड्स लाने में माहिर है, पैसा इकट्ठा करने में माहिर है, धन उगाही करने में माहिर है, या फिर आप कह लीजिए कि ये ऐसी जात से आते हैं जिनको कांग्रेस बढ़ाना चाहती है या जिनके वोट चाहती है। इसी छोटी छोटी चीजों के प्रवाह में आके कांग्रेस ने स्मॉल टर्म टाइम गेन के चक्कर में लॉन्ग टर्म लॉस कर लिया है। और इसका उदाहरण हमको जो है वो यूपी, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल हर राज्यों में दिख रहा है कि एक बार जब ये वहां से हटी, इनकी राज्य सरकारें गई हैं तो वापस नहीं आ पाई। दोस्तों, कांग्रेस की विचारधारा ही भारत की बुनियाद है। भारत की बुनियाद है। जो व्यक्ति सोशलिज्म में बिलीव करता है, जो व्यक्ति सेक्युलरिज्म में बिलीव करता है, जो आदमी लिबरल थॉट्स में बिलीव करता है, जो आदमी गुटनिरपेक्ष की राजनीति में बिलीव करता है, जो आदमी इंटरनेशनल मैन में बिलीव करता है, जो ये नहीं मानता है कि हम किसी एक राष्ट्र के पिछलग्गू बने, जो सार्क की डिप्लोमेसी में विश्वास रखता है, वो व्यक्ति हमेशा कांग्रेस से प्यार करेगा। राजनीति आइडियोलॉजी के बेसिस पे होती है। आइडियोलॉजी जो है, विचारधारा जो है, वो ही सबसे बड़ा कारक है। सोशलिस्ट, जो गांधी जी ने कहा था कि आप कोई भी पॉलिसी बनाओ तो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को देखो कि उस पॉलिसी से क्या लाभ होगा, वो आइडियोलॉजी कहां गई? वो कांग्रेस के अंदर जो आइडियोलॉजी जो हर नेता ने फॉलो करनी चाहिए, कहां गई आज? कांग्रेस आज कहां पिछड़ों की राजनीति कर रही है? कांग्रेस आज कहां गरीबों की राजनीति कर रही है? फिर से यहां के लीडरों के अंदर में वो तमखम और वो विचारधारा के प्रति अपना समर्पण का जो भाव है वो दिखाने की जरूरत है। विचारधारा के प्रति समर्पण, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति समर्पण या किसी एक परिवार के प्रति समर्पण। कांग्रेस के ह्रास होने का कारण ही है कि विचारधारा को समर्पण देने के बदले यहां व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष के समर्थन में लोग बह गए। आज राहुल गांधी को अपने इर्द गिर्द ऐसी ही टीम और ऐसे ही लोगों को खड़े करने की जरूरत है जो विचारधारा, जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो भारत की विचारधारा है, उसमें बिलीव, भारत की बुनियाद है कांग्रेस की विचारधारा, और उस विचारधारा में जो बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, उन लोगों को अपने साथ लेके आगे चलने की जरूरत है। दोस्तों, कांग्रेस के लिए करो या मरो का समय है, क्योंकि अब जो आगे परिदृश्य में देख रहा हूं वो आपको बता रहा हूं। बहुत कुछ तो इनसाइडर इनपुट्स भी मिले हैं मुझे, अलग अलग जगह से, अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग संघ से, अलग अलग जगहों से मिली है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल बहुत तेजी से उभर रहे थे। अरविंद केजरीवाल मुझे भी बहुत पसंद थे, आम आदमी पार्टी की राजनीति भी मुझे पसंद थी, साफ सुथरी राजनीति करने के लिए वो लोग आए थे। परंतु अरविंद केजरीवाल ने जिस रफ्तार से अपना ट्रैक बदला, जहां वो साफ सुथरी राजनीति करने आए थे वहां वो महत्वाकांक्षी राजनीति करने लगे। दोस्तों, भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होता है। यदि आप महत्वाकांक्षा में अति महत्वाकांक्षी हो जाते हो तो वो भी एक तरीके का भ्रष्टाचार है। जिस शरद पवार के खिलाफ बिगुल बजाया था अरविंद केजरीवाल ने, वही अरविंद केजरीवाल जो है शरद पवार के शिष्य बन गए। जिस नितिन गडकरी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने तमाम तरीके के बयान दिए थे, उसी नितिन गडकरी के शिष्य बन गए। माफी मांग लिया इन्होंने कोर्ट में। अरविंद केजरीवाल ने जिस रफ्तार से अपना ट्रैक बदला, उससे मेरे जैसे हजारों लाखों जो लोग थे वो भौचक्के थे, हैरान थे। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी में जो टीम में जो नए बच्चे थे, हमारे जैसे जो नए लोग थे 2013-14 में जो यंग थे, मयंक गांधी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अंजलि दमानिया भी अच्छी मित्र हैं, सब। मैं उस टाइम में बॉम्बे में था, बहुत क्लोजली इन्वॉल्व था इन लोगों के साथ। पर जिस तरीके से ट्रैक बदला इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने, उससे बहुत सारे लोग अरविंद केजरीवाल से अलग हो गए। इनकी लिस्ट निकालेंगे तो कांग्रेस जैसी हुई। कांग्रेस तो 70 साल में छिन्न भिन्न हुई, इन्होंने 12 साल में अरविंद केजरीवाल ने अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में पूरी पार्टी को छिन्न भिन्न कर डाला। शुरुआत किरण बेदी से हुई, प्रशांत भूषण से हुई, योगेंद्र यादव से हुई, शाजिया इल्मी से हुई, कुमार विश्वास से हुई, बहुत लोग थे। और उसके बाद में अभी तो आप एग्जाम्पल देख रहे हो, राघव चड्ढा, संदीप, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अलग हो गए
आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से। अब आप बोलोगे कि मैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे क्यों बात कर रहा हूं? दोस्तों, जो संघ की नजर गई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उनको यह समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के पीछे का जो स्ट्रक्चर था, बैकबोन जो थी, वो इन्होंने इस आंदोलन में देख ली है, वो कितनी स्ट्रांग है। और संघ को यह समझ में आ रहा है, बीजेपी को यह समझ में आ रहा है कि युवाओं के बीच में भाजपा वो अपना पथ नहीं बना पाई है जो अधेड़ उम्र के लोगों में, व्हाट्सएप अंकल आंटियों में बना चुकी है। और यहां पे अब उन्होंने नजर की है कि किस तरीके से यदि हम आम आदमी पार्टी के ये बैकबोन जो युवा जो है, इनको भले अपने साथ ना मिला पाए, पर इनको एक हम ऑल्टरनेटिव के रूप में खड़ा करें तो वो हमको कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये जो बैकबोन अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का रहा है, अब ये धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से अलग हो गया, छिटक गया, और ये अब किसकी गोद में जाके गिरेगा, सब जो है उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। पर कांग्रेस गायब है। कांग्रेस को कोई एज यूजुअल हमेशा की तरह कोई लेना देना ही नहीं है। मैं कांग्रेस के लीडर्स को मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो नहीं बोलना चाहिए, पर मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं कि भाई आप लोग थोड़ा सोचें, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बननी चाहिए कि टैलेंट जहां भी दिख रहे हैं उनको कैसे आप अपनी तरफ आकर्षित करो। जैसे संघ कर रहा है, भाजपा कर रहा है, आप क्यों नहीं इनिशिएटिव ले सकते हो? कांग्रेस ने प्रयास किया, पर प्रयास कहां किया, इनके खुद के जो कम्युनिस्ट मित्र थे, जो पार्टियां थी, जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कन्हैया वहां से आ गए। अभी स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, या आप ये कह लीजिए कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी भाकपा माले जो है, उसमें उभरती हुई एक नेता है नेहा बोरा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है नेहा बोरा का थोड़ा साथ कांग्रेस ने देना चाहिए, और दे भी रही होगी शायद। पर कहने का अर्थ यह कि टैलेंट स्पॉट करके उनको आप अपने साथ लाओ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको करो या मरो के अंडर में आप लेके, नियम बना के, स्ट्रैटेजीज बना के, आप आज भी 2027 में यूपी का इलेक्शन और 2029 में लोकसभा के इलेक्शन में दमदार तरीके से अपनी जो है वापसी कर सकते हो। विपक्षी पार्टियों को यह ध्यान देने की जरूरत है कि 2 सीट 4 सीट के बंटवारे में कोई समझौता नहीं हो जाने के कारण ये आपसी एकता को बिखरने ना दे। यह अखिलेश यादव पे भी लागू होता है और ये कांग्रेस पे भी लागू होता है। यूपी का इलेक्शन बहुत ही आसानी से, जो यदि हम लोकसभा का जो हमने रिजल्ट देखा है, यदि उसी को हम आगे बढ़ाएं तो यूपी के इलेक्शन में आज की डेट में पलड़ा भारी है कांग्रेस का और सपा का। परंतु यदि कांग्रेस के कुछ महत्वाकांक्षी लीडर या अखिलेश यादव के आजू बाजू की चौकड़ी यदि गड़बड़ी कर देती है सीट बंटवारे को लेके, तो फिर से ये भाजपा की झोली में यूपी, जो भारत का सबसे बड़ा सूबा है, ये गिर पड़ेगा। यदि यूपी को बचाना है, भारत के सूबे पे अपना सिक्का स्थापित करना है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को, महत्वाकांक्षी नेताओं को दूर करने की जरूरत है और आपसी सूझबूझ से अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन्हीं दोनों लीडर को आपस में बात करने की जरूरत है। यदि सीट का कोई समझौता करना है तो डोंट इन्वॉल्व एनीबडी, क्योंकि हमें मालूम है कि सीटों के नाम पे सीटें बेची जाती हैं। बड़े लीडर नहीं बेचते, पर छोटे लीडर जो हैं, जो आजू बाजू जो कोटरी रहती है, ये कोटरी उठा के सीट बेच देती है, और भाजपा जो है ये बखूबी इस चीज का फायदा उठा लेती है। तो हमें देखना यह दोस्तों, देखिए भाजपा से भी सीखने की जरूरत है। वो नेता जो कल तक भाजपा की बुराई करते थे, चाहे राघव चड्ढा हो जाए, चाहे सायनी घोष हो जाए, ये सारे के सारे आज भाजपा की गोद में जाके बैठे। आपके 2 राज्यों के 2 सूबों के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और आपके बंगाल के चीफ मिनिस्टर, ये दोनों तो कहां के लीडर थे? कांग्रेस के लीडर थे। कांग्रेस में मोदी को गरिया गरिया के ये बीजेपी में आ गए और सीएम बन गए। भाजपा कर क्या रही है? भाजपा के पास में अपना नेचुरल टैलेंट नहीं है दोस्तों। भाजपा के पास में मुद्दा है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा एक बड़ा संगठन है पीछे भारत, पर उनके पास में टैलेंटेड कैरिज्मेटिक लीडर्स नहीं है। ये कांग्रेस के लीडर्स को तोड़ रही है, ये आपके हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लीडर को तोड़ ले रही है।
क्यों हेमंत बिस्वा शर्मा गए? क्योंकि भैया गोगोई जी को जो है ये कांग्रेस आगे बढ़ाना चाहती थी। कांग्रेस को परिवारवाद से बाहर देखना पड़ेगा। परिवारवाद यदि कांग्रेस में चलता रहा तो टैलेंटेड आदमी कांग्रेस में नहीं आ पाएगा। हर शहर में मैं देख रहा हूं जिसका बाप कांग्रेस का नेता है उसका बेटा ही नेता बन रहा है और किसी के लिए कोई स्कोप नहीं है। या तो आप चद्दर उठाओ, दरी उठाओ या कुर्सियां उनकी हटाओ, उनके आप सेवक नौकर बन के आप उनके आजू बाजू में नारे लगाते हुए घूमो। नेतागिरी करने का आपको टिकट मिलने का चांस ही नहीं है यदि आपके बाप दादा जो हैं वो कांग्रेसी नेता ना रहे। हार्डली 2% 5% लोगों को मिल जाता है और ये बार बार उन्हीं को दिखाते कि देखो कन्हैया का तो कोई बैकग्राउंड नहीं था, हमने 2 बार लोकसभा की टिकट दी या 1 बार लोकसभा की टिकट दी, व्हाटएवर। कहने का अर्थ ये दोस्तों, कांग्रेस को पूरे राज्यों में रिवैम्प करने की जरूरत है। कांग्रेस को नए लोगों को देख के टैलेंट स्पॉट करके उनको उठाने की जरूरत है। कांग्रेस पुराने जमाने के बीते हुए लीडर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, आपके जयराम रमेश, ये जितने भी लीडर आप राज्यसभा में देख लीजिए, चिदम्बरम, राज्यसभा में जो इनकी बेंच पे बैठे हुए लोग हैं उनको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो आज भी 1980 या 1990 के ढर्रे पे चल रहे, 1980 1990 के ढर्रे पे चल रहे। भाई ये 2026 है, 2026 के ढर्रे पे चलना होगा। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है, मैंने 2 दिन पहले वीडियो भी बनाया था कि क्या कांग्रेस के सुनहरे दिन आ गए हैं। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के सुनहरे दिन आ गए हैं यदि कांग्रेस अपनी खामियों को दूर करे, यदि कांग्रेस के लीडर्स अपनी महत्वाकांक्षा को दूर रख के विचारधारा को जो है उसको प्राथमिकता दें, तो आने वाला दिन कांग्रेस के लिए बहुत ही बढ़िया दिन रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय।